नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी। अमित शाह ने कहा कि अपने अंदर की कड़वाहट का प्रदर्शन करते हुए खड़गे ने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामलों में यह कहकर घसीटा कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। अमित शाह ने कहा कि इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वो लगातार उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य को लेकर अमित शाह ने कहा कि हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा स्वस्थ जीवन जिए, 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही पार्टियों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावी दंगल का रण जीतने के लिए छोटी से छोटी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। हरियाणा में बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कालका में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे। रैली में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल होंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह चरखी दादरी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पंचकुला में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के उदयभान सिंह किला में रैली करेंगे। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। हरियाणा के दंगल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। मायावती आज करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा और इनेलो इस बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले झटका लगा है। फरीदाबाद से आप उम्मीदवार प्रवेश मैटल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रवेश मैटल ने बताया कि आम आदमी पार्टी के 80% कार्यकर्ता भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरियाणा में भाजपा ने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला समेत 8 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो गया। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया। तीसरे चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 सीटें जम्मू संभाग में हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में 39,18,000 से ज्यादा मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस हो रहा है कि दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने मिथुन दा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने के ऐलान पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने पर की घोषणा पर खुशी जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती एक कल्चरल आइकन है जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जाता है। वहीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने इस पुरस्कार पर अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित किया। तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। उधर आरजीकर मामले में कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई होगी। स्पेशल कोर्ट संदीप घोष के नार्को टेस्ट और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी। मानहानि मामले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को एक ट्वीट कर भाजपा पर अग्रवाल समाज के वोट काटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया था। दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कों की मरम्मत कराने की घोषणा के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को घेरा है। दिल्ली भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सवाल किया कि पिछले 10 साल से कोई विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आतिशी और उनके मंत्री सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और हाल ही में हिंसा बढ़ने के मद्देनजर अर्धसैनिक बल की परिचालन तैयारियों का जायजा लिया। बीएसएफ डीजी ने ऐसे कई जगहों का दौरा किया जहां पर बीएसएफ तैनात है। उन्होंने सैनिकों से बात की और राज्य में शांति लाने के उनके प्रयासों की सराहना भी की। नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग लापता हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। भूस्खलन के कारण शनिवार से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और सैकड़ों लोग विभिन्न राजमार्गों पर फंसे हुए हैं। वहीं बिहार में भी बाढ़ से तबाही मच गई है। कई जिलों में घर पानी में समा गए हैं। सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बेलसंड प्रखंड का मंदार तटबंध भी टूट गया। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। शिविर में 1200 बाढ़ शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला पुलिस ने पचरुखिया जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील,
स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 प्रेशर आईईडी और 47 कैन बमों को बरामद करने के बाद रिफ्यूज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता की ऐतिहासिक ट्रॉम को बंद करने का फैसला किया है। अब कोलकाता में एस्प्लेनेड से मैदान तक ही ट्रॉम सेवाएं संचालित की जाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में छुटपुट वर्षा होने की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में आज से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान जारी किया, तो वहीं 1 अक्टूबर को पथानामथिट्टा, एर्नाकुलम और इडुक्की के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को राहत भरी खबर दी। प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से कम करके 20% कर दिया गया। साथ ही सरकार ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर से $550 अमेरिकी प्रति टन के न्यूनतम मूल्य को भी हटा लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 अक्टूबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रमुख अमेरिकी और भारतीय सीईओ से बातचीत करेंगे और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। भारतीय और अमेरिकी व्यापार समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। ये बातचीत भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरक शक्तियों और तालमेल का और अधिक लाभ उठाने के तरीकों पर जोर देगी। सरकार की ओर से जीएसटी के करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता जिनको वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था, अब वो अपने बकाया का भुगतान बिना ब्याज और जुर्माने के कर सकते हैं। ये स्कीम 1 नवंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए लागू हो जाएगी। इस छूट का फायदा लेने के लिए जीएसटी डिमांड नोटिस में बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा। आरबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि देश के स्वर्ण भंडार में $726 मिलियन की वृद्धि हुई है। इससे ये $63.613 अरब का हो गया है, जबकि 13 सितंबर के आंकड़े में ये $62.887 अरब का था। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने में पीएलआई स्कीम ने बुनियादी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है, वहीं इससे 12 लाख रोजगार का भी सृजन हुआ है। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। इसके साथ ही इस पर $490 प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय कर इसके निर्यात शुल्क से भी छूट दे दी है। दिल्ली समेत 4 राज्यों में श्रम सुधारों और रोजगार सृजन पर चर्चा के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय लखनऊ में आज बैठक करेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में श्रम सुधारों, ई श्रम, असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और ESIC के बारे में भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के लिए एक नई स्कीम की जानकारी दी है। इसके अंतर्गत युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही निवेश को रोजगार के साथ जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अगस्त अवधि के दौरान लौह और मैग्नीज
अयस्क के उत्पादन में इजाफा हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क का उत्पादन 7.4% से बढ़कर 116 मिलियन टन हो गया है। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को एप्पल आईफोन से जबरदस्त रफ्तार मिली। इसी साल जून में समाप्त पिछले 3 तिमाहियों के दौरान स्मार्टफोन भारत से अमेरिका को निर्यात किया गया प्रमुख उत्पाद बन गया। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में अपने 9,000 करोड़ रुपए के नए कारखाने का निर्माण शुरू कर दिया है। इस कारखाने में अगली पीढ़ी के जगुआर लैंड रोवर वाहनों का भी उत्पादन किया जाएगा। सरकार ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। कैलेंडर साल की तीसरी जुलाई सितंबर तिमाही में दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 29% बढ़ी है। केंद्रीय कॉमर्स और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित करने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से राज्य को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने की कवायद के तहत सरकार ने अक्टूबर से आयकर अधिनियम 1961 पर निजी क्षेत्र और कर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार विदेश से निवेश आने के बाद उसकी समीक्षा और निगरानी के लिए एक विदेशी निवेश नियामक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी गिदोन सार को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया है। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 105 लोग मारे गए हैं, तो वहीं 359 लोग घायल हैं। जारी बयान के मुताबिक लेबनान के दक्षिण प्रांत में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को आईडीएफ ने दोहराया, तो वहीं इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर हसन नसरुल्लाह का शव भी बरामद हो गया है। ईरान ने इजरायल से बदला लेने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संघर्ष में बाहरी ताकतों के शामिल होने का भी अंदेशा जताते हुए तुरंत अस्थायी युद्ध विराम पर जोर दिया। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की योजना बनाई। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए। जॉर्जिया में एक रासायनिक संयंत्र में आग लगने के कारण कॉनियर्स जॉर्जिया के ऊपर धुआं उठ गया। लोगों को निकालने और सड़कें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्लोरिडा के हॉर्सशू बीच में सफाई और बचाव कार्य चल रहे थे, जहां तूफान हेलेन के कारण कुछ घर मलबे में भी तब्दील हो गए। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती नियंत्रित सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। कम से कम 4 लोग मारे गए और 49 अन्य घायल हो गए। ऑस्ट्रिया में पहली बार दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी ने आम चुनाव जीता है। फ्रीडम पार्टी ने सबसे अधिक वोट जीतकर दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी को हराया। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी ठिकानों पर 2 बड़े हमले किए। इन हमलों में 37 आतंकवादी मारे गए। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। इससे पहले वार्म अप मैच आयोजित किए जाएंगे। रविवार को भारत वेस्टइंडीज को 20 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। भारतीय महिला टीम वार्म अप मुकाबले के अपने अगले मैच में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के सामने होगी। आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। सीरीज के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 रन से हराया। आयरलैंड की ओर से मार्क एडेर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। आयरलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर यह पहली टी20 जीत रही।
और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। बेंगलुरु में रविवार को BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ उद्घाटन। NCA के नाम को बदलकर BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया गया। सेंटर के मुख्य मैदान पर दूधिया रोशनी और अत्याधुनिक प्रसारण सुविधाएं भी हैं। अगर कभी किसी मैच की मेजबानी करने के लिए इस स्थल की आवश्यकता होती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के कारेन खाचानोव ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खाचानोव ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने ये कामयाबी नीदरलैंड्स के टेलून ग्रिस्पुर को हराकर हासिल की है। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन के अंतिम 16 में अपनी जगह बनाई। गॉफ ने ब्रिटेन की कैटी वोल्टर को 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। जेसिका पेगुला भी चाइना ओपन के अंतिम 16 में पहुंची। पेगुला ने रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा को 6-7, 6-1, 6-2 से हराया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल का बेहतरीन रिकॉर्ड बरकरार। अल खुलूद के खिलाफ दर्ज की 4-2 की शानदार जीत। ला लीगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम की मैन यू पर बड़ी जीत। टीम ने 3-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। लियोनेल मेसी के गोल की बदौलत इंटर मियामी ने चार्लाटे क्लब के खिलाफ खेला 1-1 से ड्रॉ मुकाबला। रामचरण की अपनी आगामी फिल्म गेम चेंजर की रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में होंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की फिल्म CTRL 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। साउथ डायरेक्टर कोरतला शिवा की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने महज 2 दिनों में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है। अब आधिकारिक के तौर पर घोषणा की गई कि रामचरण का मॉम का पुतला मैडम तुसांग सिंगापुर में लगाया जाएगा। एक्टर अनुपम खेर की फिल्म द सिग्नेचर 4 अक्टूबर से ZEE5 पर स्ट्रीम की जाएगी। अमर प्रेम की प्रेम कहानी 4 अक्टूबर को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। आईफा अवार्ड्स 2024 का दूसरा दिन अबू धाबी में आयोजित किया गया। आईफा 2024 में शाहरुख खान ने जवान में अपने दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। कॉमेडी फिल्म घोसला का घोसला अब 18 साल बाद ये फिल्म बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। फिल्म 18 अक्टूबर को थिएटर्स में री रिलीज होने को तैयार है।
खतरों के खिलाड़ी चौथा के विनर करणवीर मेहरा बन चुकी है। ग्रैंड फिनाले में आलिया भट्ट, वीरांग रैना जैसे सितारे भी शामिल हुए। और आईफा 2024 में विधु विनोद चोपड़ा को उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम खबरों की दुनिया से लगातार अपडेट और जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप इन्हें वहां से फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लगातार आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ अपडेट रहे, खबरों में अपडेट रहे। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।